एरर की वजह से हमारी ऑडियो में कोई शिकायत आई थी, जिस वजह से हमने इसको दोबारा लाइव किया है। हम बात कर रहे थे एक ऐसे याचिकाकर्ता की जो पुरानी दिल्ली से उभरा और उसने पीआईएल लगाने की हिम्मत करी। वो हैं मोहम्मद कामरान, जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी हिम्मत को, और शाबाश है कि वो इतने बड़े केस को लेकर पीआईएल लगाकर कोर्ट में गए। हालांकि कोर्ट ने उनकी पीआईएल को डिस्पोज ऑफ कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था। कामरान, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमारी ऑडियो जा रही है। आप अपनी बात रखिए, क्यों पीआईएल लगाई, क्या रीज़न था पीआईएल लगाने का, और क्यों डिस्पोज ऑफ हुई, और क्या है इसके पीछे पूरा मामला। देखिए, पीआईएल लगाने का जो रीज़न था वो तो ये था कि एक स्टेट का जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो रहा था। दिल्ली स्टेट का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करी जा रही थी एनजीओ और उनके जो लीडर्स हैं या उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू। तो हमने कोर्ट को पीआईएल में यही बताने की कोशिश करी कि ये जो स्पेसिफिक टारगेटिंग है एक रिलीजियस प्लेसेस की, उनकी वजह से एक एटमॉस्फेयर बॉयल हो रहा है, अदर कम्युनिटी को हर्ट हो रहा है। जो एक जिस स्पेसिफिक कम्युनिटी के रिलीजियस स्ट्रक्चर को टारगेट होता है तो उस कम्युनिटी के लोगों को भी हर्ट होता है। जी। तो हमने कोर्ट को यही सब चीज़ें बताई। तो उसमें कोर्ट ने कुछ चीज़ें हमारी मानी भी और डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ भी करा है कि कुछ डायरेक्शन ऐसी हैं कि जो मस्जिद फैजलाई का कॉम्प्लेक्स का जो मामला था, क्योंकि वो मस्जिद कमेटी ने केस डाल रखा था दिल्ली हाई कोर्ट में ही। जनवरी के अंदर वो लिस्ट हुआ था 6 जनवरी को। तो उस केस में हमें पार्टी बनने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उसमें 110 की जो एप्लीकेशन लगा के आप उसमें इम्प्लीड हुई है और जो भी आपका उस मस्जिद फैजलाई के कॉम्प्लेक्स के मैटर में आपका कहना है या डॉक्यूमेंट्स है वो उस कोर्ट में आप जो है सबमिट करें। 110 को कैसे समझाओगे? 110 क्या होता है? जैसे अभी आपकी डिस्पोज हुई जी, और अब आप 110 के लिए जा रहे हैं कोर्ट की डायरेक्शन के साथ, तो उसका क्या मतलब है और उसका क्या मकसद है? देखिए 110 जो है वो सीपीसी का है। वो स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ होती है कि जो कोई ऑनगोइंग मैटर चल रहा होता है किसी भी कोर्ट के अंदर और किसी पार्टी को उसमें एग्रीड पार्टी को इम्प्लीड होना होता है कि हमें भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाया जाए, हम अपनी बात कहना चाहते हैं या एज अ पेटिशनर हमें इसमें इन्वॉल्व करा जाए। तो उसके लिए 110 का एक रूल है सीपीसी में। तो उस सेक्शन के थ्रू उसमें जो है केस में इंटरफेयर करा जाता है। तो जो आप मुझे बता रहे थे कि दरगाह फैज़ इलाही की जो कमेटी, मैं जितने व्यूवर्स अब जुड़ रहे हैं मैं एक बार इसको फिर से इस्टेब्लिश कर देता हूं कि दरगाह फैज़ इलाही के मामले में प्रीत सिंह सिरोही को चैलेंज करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है मोहम्मद कामरान, जो मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। उनकी पीआईएल में प्रेयर्स क्या थी, वो क्या चाहते थे, उनकी इंटेंशन क्या थी, और वो कोर्ट तक क्यों पहुंचे, एक बार फिर से सुनने वालों को मैं दोबारा से सुनवाना चाहता हूं। कामरान, पीआईएल क्या थी, आपकी प्रेयर्स क्या थी, आप क्या चाहते थे उस पीआईएल से, इंटेंशन क्या थी और वजह क्या थी, ये सब चीजें दोबारा मुझे बताइए। सबसे पहले शुरू करते हैं, वजह क्या है आपने वो पीआईएल कोर्ट तक लेके गए? देखिए, वजह तो एक बहुत छोटी सी थी कि पिछले कुछ टाइम से हम ये बार बार नोटिस कर रहे थे कि एक एनजीओ है सेव इंडिया फाउंडेशन नाम से और कुछ उनके अदर एसोसिएट्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनमें से एक प्रीत सिंह सिरोही साहब हैं। जी। तो वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे और दिल्ली स्टेट का एटमॉस्फेयर जो है वो बिगाड़ने की एक तरीके से कोशिश कर रहे थे, जिसका हमने एग्जांपल जो है दरगाह फैजलाई वाले मामले में भी देखा। उन्होंने एक पीआईएल फाइल करी थी नवंबर में जी। दिल्ली हाई कोर्ट में, सेव इंडिया फाउंडेशन ने दरगाह फैजलाई के अगेंस्ट में, दरगाह फैजलाई के अगेंस्ट में। तो उन्होंने जो उसमें अपना कंडक्ट निभाया था, क्योंकि दरगाह फैजलाई मस्जिद का कॉम्प्लेक्स जो था वो रिलेटेड था वक्फ बोर्ड से, दिल्ली वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन थी। बट उन्होंने क्या करा उसके अंदर कि उन्होंने जब वो पीआईएल डाली तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिस्पोंडेंट ही नहीं बनाया और ना ही मस्जिद कमेटी जो उसमें मैनेजिंग देख रही थी वक्फ बोर्ड के थ्रू, उस कमेटी को उन्होंने उसमें पार्टी बनाया। उन्होंने एक तरीके से ये उनकी एब्सेंस के अंदर ऑर्डर कलेक्ट करा, जो क्योंकि वन साइडेड ऑर्डर था। जो एग्रीड पार्टी थी वो अपनी बात कोर्ट को नहीं बता पाई, अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को नहीं दिखा पाई। तो जो उन्होंने सेव इंडिया फाउंडेशन ने डॉक्यूमेंट देखे, कोर्ट ने उस बेसिस पे ऑर्डर जारी कर दिया। इसके अंदर दूसरा एक लैक था कि इस पीआईएल फाइल करने से पहले, सेव इंडिया जो फाउंडेशन ने पीआईएल फाइल करी थी उससे पहले एक ज्वाइंट सर्वे हुआ था।
वो जॉइंट सर्वे भी ऐसे ही हुआ था कि उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड को इम्प्लीट नहीं करा गया, ना तो उनको साथ रखा गया, ना ही मैनेजिंग कमेटी को साथ रखा गया। वो सर्वे कब हो गया, कैसे हुआ, किसी को इस बात के बारे में नहीं मालूम, जहाँ तक मैंने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश करी। ठीक, फिर उसके बाद पीआईएल का मिजाज, पीआईएल के दिमाग में क्यों आया कि मैं इसको चैलेंज करूं, कोर्ट में जाऊं, पीआईएल अगर प्रीत सिरोही ने दायर किए तो मैं भी पीआईएल के जरिए इंसाफ मांगूं, और ये इतने सारे दीगर लोग पुरानी दिल्ली में रहने वाले, इतनी सारी कमेटियां, इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट, इन सब के दिमाग में चीज़ें नहीं आईं, या आईं तो वो कोर्ट तक नहीं मूव कर पाए, या कोर्ट तक मूव करने की प्लानिंग ही करते रह गए। कहीं किसी ने पुलिस में प्रीत सिरोही की कंप्लेंट की, और इतनी जल्दी तुमने सारे साक्ष्य को जुटाकर चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए पीआईएल को ले गए, ये कैसे किया इतनी जल्दी तुमने? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें जो है डर हो गया था कि आज ये जो मामला दरगाह फैजलाई में हुआ है, उसके बाद एक वायलेंस क्रिएट हुआ, बहुत सारे लोग उसमें अरेस्ट हुए, जेसी के अंदर हैं। यही मामला दिल्ली के अदर पार्ट्स में भी क्रिएट होने की उम्मीद थी, क्योंकि जो ये एनजीओ है सेव इंडिया फाउंडेशन, इसने करीब 40+ पीआईएल्स फाइल कर रखी हैं, और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के रिलीजियस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ही तकरीबन फाइल कर रखी हैं ऑलमोस्ट। तो वो दिल्ली के हर एरिया में सिचुएशन क्रिएट होने की उम्मीद हो गई थी। तो एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली मेरा दायित्व भी बनता था कि कम से कम मैं एक एफर्ट करके देखता कि कहीं ना कहीं ये जो गलत चीज़ हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा था, तो वो कोर्ट को बताया जाए। तो आज उस पर सुनवाई हुई, माननीय अदालत ने उस पर सुनवाई करते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व भी करा। हमने कोर्ट को बताया कि जो ये डेमोलेशन हुआ है, मिडनाइट डेमोलेशन, ये भी आर्बिट्ररी हुआ है, गलत हुआ है। तो कोर्ट ने उस चीज़ के लिए कहा कि अब तो ये मैटर डिस्पोज ऑफ हमारे हिसाब से हो चुका है, बट मस्जिद कमेटी ने एक रिट पेटिशन डाल रखी है, 70/2026 जनवरी में लिस्ट हुई थी। तो उसमें आप जो है अपने एक 110 की एप्लीकेशन लगा के इम्प्लीट हो जाइए, और जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ देने की, ये वक्फ की रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो उस कोर्ट में दीजिए। वहाँ के जो जज साहब हैं वो उसको डिसाइड करेंगे मैटर को, तो ऐसा होगा। तो हम उसमें 110 लगाने की अब तैयारी कर रहे हैं जी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां कह के इसको डिस्पोज ऑफ किया है, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी और वर्डिंग्स क्या थी, क्या कमेटी के लिए कुछ कहा, क्या था पूरा मामला, ज़रा बता दीजिए एक बार। देखिए, सबसे अफसोसनाक जो बात है इसके अंदर वो तो यही है कि जो कोई भी केस डलता है दिल्ली हाई कोर्ट में, पीआईएल हो या रिट हो, तो उसकी एडवांस सर्विस जाती है जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं सबको। अच्छा, वो एक प्रोसीजर है कि आपको पहले से इंटीमेट करना पड़ेगा, अपनी केस फाइल उनको भेजनी पड़ेगी, ताकि उनके वो थ्रू काउंसिल या इन पर्सन आके अपेयर हो, कोर्ट को अपनी बात कह सकें। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं वही बता अगर आसान भाषा में समझाया जाए इसको, कि पहले से हमने कोर्ट में दाखिल चीज करी है, आपने जो पीआईएल दाखिल पूरी की, फाइल जो होती है, वो जितने भी हम जिनके अगेंस्ट डालना है, जिन पार्टीज के अगेंस्ट हम वो केस डालना है, उनको हम कॉपी सप्लाई करेंगे, ताकि वो उस दिन कोर्ट में प्रिपेयर होकर आए, थ्रू काउंसिल आए या पेटिशनर इन पर्सन होकर आए, जैसा उनको सुटेबल हो। इसका मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन पार्टीज आपने अपनी पीआईएल में की, जैसे प्रीत सिरोही, उनके पास इंटीमेशन गया होगा, एडवांस इंटीमेशन, ऐसे ही जो कमेटी हो या डीडीए हो या एमसीडी हो, सबके पास एडवांस इन्फॉर्मेशन गई थी। यही बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट थे आपकी पिटीशन के लिए, आपके वकील के सामने? जरा इस पर भी थोड़ा सा गौर करें। देखिए, बाकी सारे रिस्पोंडेंट जो है वहाँ अपेयर हुए, थ्रू काउंसिल अपेयर हुए थे, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एडवोकेट अपेयर हुए, और भी जो डीडीए, एमसीडी, सबकी तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एडवोकेट अपेयर हुए। बट मैनेजिंग कमेटी ऑफ दरगाह फैजलाई की तरफ से कोई भी हमारे केस में अपेयर नहीं हुआ। रीज़न क्या था ये नहीं मालूम मुझे कि वो क्यों अपेयर नहीं हुए, क्यों वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे इस चीज़ के अंदर कि एक वक्फ की ज़मीन को अगर से वो मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद कोई एक्स पार्टी ऑर्डर लेके उसको डेमोलिश करा देता है, अगर से कोई भी पब्लिक की तरफ से उसको लड़ना चाहता है, उसको चाहता है कि वो अगर से कानूनी दायरे में वो ज़मीन हमारी है, तो कोर्ट डिक्लेयर करे कि वो वक्फ की ज़मीन है और ये एक्शन गलत हुआ है, तो उन्होंने उसमें हमारा साथ देने का फैसला नहीं करा।
ये आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उन दरगाह फैजलाई की कमेटी के पास इंटीमेशन गया था। देखिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, मैंने ही उनको फाइल भेजी थी। अच्छा। देखिए एक फाइल ये गई है 2 फरवरी को और एक फाइल गई थी कल। अच्छा, तो आपको कोई गुरेज है या नाराज़गी है इस बात से, या आपके केस में ये डिस्पोज ऑफ होने की एक रीज़न ये भी है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दरगाह फैज़िलाई की जो कमेटी है उनका वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी था आपके केस के सपोर्ट के लिए, या आपकी पीआईएल ही उसी में वर्कआउट कर जाती या चीज़ें हो जाती? देखिए मस्जिद कमेटी को अपेयर होना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैनेजमेंट उनके पास था। उनकी तरफ से कोई एडवोकेट गए थे? नहीं, कोई नहीं गया उनकी तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से ना तो कोई कमेटी मेंबर अपेयर हुआ ना कोई एडवोकेट अपेयर हुए। और जबकि कोर्ट ने भी ये कुछ क्वेश्चंस करे कि क्योंकि मैनेजमेंट इस जगह का मस्जिद कमेटी के पास था, तो एज अ रेजिडेंट हम वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन लेके गए थे कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी कहा कि एग्रीड पार्टी तो मस्जिद कमेटी है। अच्छा, तो कहने का मतलब आपका ये है कि कोर्ट ने आपको ये बहुत अहम टिप्पणी की कि इसका जो एक्चुअल मेन पार्टी है वो दरगाह फैजलाई कमेटी है, बिल्कुल। और आप अपनी याचिका को उनके साथ 110 के जरिए अटैच कर दीजिए और उनके थ्रू आइए। और यहाँ आप ये कह रहे हैं कि दरगाह फैजलाई कमेटी की जो कमेटी है उनकी तरफ से कोई वकील वहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी कह लीजिए या आप कह लीजिए कि लीगल एडवाइजरी, हमारा इस लाइव का, इस डिस्कशन का कहीं से कहीं तक ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को डाउनग्रेड करें, डीग्रेड करें, या किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाए या किसी के अहम को। चाहे वो प्रीत सिरोही हो, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स प्रीत सिरोही का भी उतना ही सम्मान करता है जितना कामरान का करता है, जितना दरगाह फैजलाई कमेटी के मेंबरान का करता है, और दिल्ली हिंदुस्तान के रहने वाले और हमारे हर एक दर्शक का करता है। हर एक इंसान को हक है कि वो अपनी बात कहे। हमारे चैनल ने प्रीत सिरोही को यहाँ आपके सामने ला के रखा था, कटघरे में खड़ा किया था। हमारे अंदर आदत नहीं है कि हम किसी को तू कहें, उसके साथ उसको कहें कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा पर्सनल रिलेशन ऐसा ख़राब है, तुम तो यूँ हो, तुम तो वो हो। यह हमारे चैनल का और जर्नलिज्म का कैरेक्टर नहीं है। अलबत्ता हमने प्रीत सिरोही से इज्जत के दायरे में, कानून के दायरे में जो सवाल हम कर सकते थे हमने किए। अलबत्ता आज भी दरगाह फैजलाई की कमेटी के मेंबरान को मैं इनवाइट करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पे, या वो एक प्लेटफॉर्म अपना फेवरेट चुन लें जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी बात रख सकें और अपनी बात की सफाई पेश कर सकें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। मेरे पास कुछ मैसेजेस, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऐसी आई थी जिनमें लोगों का, पुरानी दिल्ली के लोगों का ये कहना था कि जनाब आप इस टॉपिक के ऊपर कामरान की बात जो उसने याचिका लगाई उसको सुने, अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएं। साथ ही दरगाह फैजलाई के ऊपर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उनके दिलों में हैं और वो सवालों के जवाब सही शख्स ही दे सकता है। मैंने एक मेंबर हैं दरगाह फैजलाई कमेटी के, उनको बड़े इज्जत से फ़ोन किया था आज दोपहर को कि मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ यार, उनके साथ भी कोई डिस्कशन गुफ्तगू हो सके। एक बहुत अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो इस पूरे मामले को अपने नज़र से भी देखते हैं, उनको भी मैंने इनवाइट किया। अलबत्ता उन्होंने कामरान साहब को इनवाइट किया कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्लेटफॉर्म इसमें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है सही जानकारी सही लोगों तक पहुँचे, क्लैरिटी से बात हो, सच की बात हो, हक की बात हो। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, जर्नलिस्ट कोई भी हो, इस बात से कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फॉर्मेशन सही हो, फालतू की जवाबदारी ना हो। चाहे वो प्रीत सिरोही से सवाल हो, चाहे उसके लिए आप चैनल को जिम्मेदार समझें कि इस चैनल ने ये दिखाया था। चैनल का काम आपकी चमचागिरी करना बिल्कुल नहीं है, आपकी किसी तरीके से प्लीज़ करने के लिए, ईगो मसाज करने के लिए नहीं है। ये चैनल सबका है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स प्रीत सिरोही का भी उतना ही है क्योंकि वो भी इस भारत का नागरिक है, कानून की सलाह ले रहा है। ये चैनल आपका भी है और ये चैनल दिल्ली के हर उस वासी का है जो इस चैनल को देखता है। कामरान अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा कि दरगाह फैजलाई की जो कमेटी है उनके ऊपर जो ये सवाल उठ रहे हैं, आपके दिल में डाउट आ रहा है, क्या डाउट्स हैं, उसको क्या हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वक्फ बोर्ड की भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, इसमें भूमिका क्या है, और दरगाह फैजलाई की कमेटी उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहने वाले हो, क्या है दिमाग में, ज़रा क्लैरिटी रखो पब्लिक के सामने। देखिए ये नवंबर से मैटर चल रहा है, 12 नवंबर से तकरीबन। मैं तब से एक चीज़ देख रहा हूँ कि
कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है वो जारी करा, जी। क्योंकि उसमें मस्जिद कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं थी, तो वो जो प्रीत सिंह सिरोही और सेव इंडिया फाउंडेशन जो है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए उस बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया। देन जब मस्जिद कमेटी को ये पता चला, इन्फॉर्मेशन तो कमेटी के ऑफिशियल्स ने भी दी, क्योंकि उसके बाद एमसीडी के ऑफिशियल्स भी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में आए, इंस्पेक्शन करा, सारी चीज़ें करी। जब उनको ये चीज़ मालूम चल गई कि ये केस फाइल हुआ है और एक ऑर्डर जारी हुआ है, तो उनका सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि किसी एडवोकेट से कंसल्ट करके वो इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उस फैसले को चुनौती दें। बट हमने देखा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा कि जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाके एक डायरेक्शन छोटी सी मांगी जा सकती थी कि दिल्ली हाई कोर्ट को एक डायरेक्शन दी जाए कि हमें बिना सुने कोई ऑर्डर जारी ना हो जब तक इस पर ऑर्डर पर रोक लगाई जाए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी। मेरी उस टाइम पे दरगाह फैसला की कमेटी वालों से बात की थी, उन्होंने हर एक दर, कोर्ट से लेके पुलिस, हर जगह उन्होंने अपनी बात रखी, कानून के दायरे में रखी, ऐसा उनका कहना था। और कोर्ट में भी शायद एक डेट लगी थी जिसमें ये सुना जा रहा था, कहा जा रहा था कि अब इस 22 कौन सी तारीख थी जिसमें दोबारा कोर्ट में सुनवाई थी? 6 जनवरी। उसके बाद एक और डेट मिल गई थी ना, 22 अप्रैल को ये मामला सुना जाना था। और आपका कहना था कि वो जो ऑर्डर्स 6 जनवरी वाले आए हुए हैं उसमें काइंड ऑफ अ स्टे है या कुछ है, उस बारे में भी फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन, उसके बावजूद भी जो है एक्शन होना था जो लीगल तरीके से ही हुआ होगा। तो इसमें कल्प्रिट कैसे मान सकते हैं हम? दरगाह फैसलाई कमेटी को कल्प्रिट क्यों मान रहे हैं आप? क्यों मान रहे हैं? क्या वजह है? लोगों के पास सवाल इतने क्यों हैं? लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि भाई हमारा रिफंड होना चाहिए, हमारे इतने पैसे हैं, हमारा वो है। लेकिन मुझे जहाँ तक इंटरनल जानकारी है, दरगाह फैसलाई की कमेटी वो हर काम कर रही है जो मस्जिद के हित में हो। तो ऐसा क्यों लग रहा है, गैप क्यों लग रहा है आपको? देखिए, गैप इसलिए लग रहा है कि 12 नवंबर के बाद काफ़ी टाइम मस्जिद कमेटी को मिला था। अच्छा। क्योंकि ये ऑर्डर DB1 का था, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का था, तो उसका जो चैलेंज करना था उस ऑर्डर को, वो सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता था। मस्जिद कमेटी ने उस ऑर्डर को चैलेंज ना करके एमसीडी ने एक 22/12 को ऑर्डर जारी करा था डेमोलेशन या फर्दर एक्शन के लिए। किसी उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया था कि डेमोलेशन ही होगा, उसमें कई चीज़ें लिखी होती हैं कि सीलिंग भी हो सकती है, डेमोलेशन भी हो सकता है, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को उस टाइम पे लगेगा वो चीज़ होगी। उन मस्जिद कमेटी ने उस 22 दिसंबर के ऑर्डर को 5 जनवरी को चैलेंज करा। कितना लंबा गैप हुआ? आप लगा सकते हैं कितने डेज का गैप हो गया। 22 दिसंबर तक से बैठे रहिए वो आराम से, इस आड़ में या इस बहाने से या इस एक्सक्यूज से या इस होप से, होप नहीं है, उम्मीद से, उम्मीद इस उम्मीद से, किस बात की उम्मीद होगी कि अच्छा, डेमोलेशन नहीं होगा। जब एक एमसीडी की अथॉरिटी ऑर्डर जारी कर चुकी है डेमोलेशन या सीलिंग का, तो एक्शन नहीं होगा, ये उम्मीद कैसे हो सकती है? राइट। उन्होंने इस एक्सक्यूज से वो बैठे रही है कि जो है कोर्ट छुट्टियों पर है, विंटर वेकेशन पर है। पर क्या कोर्ट कभी छुट्टी पर होती है? समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, वेकेशन बेंच बैठती है, इमरजेंसी कोर्ट्स बैठती हैं। क्यों नहीं गए उस टाइम पे चैलेंज करने के लिए? लास्ट डेज बिल्कुल क्यों गए कि जिस दिन नेक्स्ट डे डेमोलेशन होना था? अब वो उसके अंदर सबसे 6 तारीख के मैंने हेयरिंग में मैं ज्वाइन था, वीसी से मैं भी ज्वाइन था। जी। और मैंने देखा उसमें कि उनकी तरफ से एक सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे, मिस्टर कीर्ति उपल साहब। तो उनकी स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट जो थी, जो आज हमारे केस में भी एसजी चेतन शर्मा साहब ने उसको जो है प्ले ली, उसके कोर्ट को DB1 को बताया चीफ जस्टिस साहब को कि कीर्ति उपल साहब ने स्टार्टिंग ही करी थी कि मेरा कंसर्न एंक्रोचमेंट नहीं है, एंक्रोचमेंट हट जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मस्जिद का इस पोर्शन सेफ हो जाए। उनकी आर्गूमेंट स्टार्टिंग ही ये थी। आप उस केस के अंदर एक प्ले ले रहे हो कि ये ग्रेवयार्ड था, जो पोर्शन डेमोलिश हुआ है वो ग्रेवयार्ड था। आप कोई एविडेंस नहीं लगा रहा ग्रेवयार्ड के। कोर्ट लास्ट टाइम तक आपसे पूछ रही है कि कोई फोटोज हो तो दिखाइए, क्यों नहीं लगा रहे आप? अगर से वो ग्रेवयार्ड था तो आप लगाते।
इधर से सेव इंडिया फाउंडेशन अपनी पीआईएल के अंदर जो नवंबर में हेयरिंग हुई थी, उसी पोर्शन को एक शादी हॉल के टाइप का दिखा रही है, मैरिज होम दिखा रही है, बारात घर दिखा रही है। उसके फोटोग्राफ वो फाइल करती है कोर्ट के अंदर, मेडिकल सेंटर के फोटोग्राफ फाइल करती है कोर्ट में, और आप उस जगह को जो है ग्रेवयार्ड बता रहे हो। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ। जब कोर्ट के पास एविडेंटली प्रूफ हैं, फोटोज हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन ने लगाए हैं फोटोज, तो उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हो? तो आप इस सारे मामले को कोर्ट में चैलेंज किस बिहाफ पे कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि प्रीत सिरोही ने चीज़ों को साबित किया, प्रीत सिरोही ने चीज़ें एविडेंस के तौर पे पेश की, और उसके बाद आप चैलेंज कर रहे हैं उस चीज़ को पीआईएल के जरिए, तो वो उसके कॉन्ट्रडिक्शन कैसे समझाओगे आप मुझे? देखिए, मेरा कंसर्न ये नहीं है मेरी पीआईएल में कि वो जगह ग्रेवयार्ड थी या वो जगह बारात घर थी। करेक्ट, मैं यही पॉइंट पे लाने वाला था। मेरा आपकी इंटेंशन कंसर्न वो है ही नहीं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि वो मस्जिद का एडजॉइनिंग पोर्शन था जो कि वक्फ बोर्ड के अंडर में था। अब उसका कंट्रोल वक्फ बोर्ड के हाथ में है, वक्फ बोर्ड वहाँ क्या कर रहा है, डेट्स अ मैटर जो है वो चैलेंज हो सकता है सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में। वो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का मैटर था। और आपकी पीआईएल में और क्या क्या चीज़ें थी? देखिए, मेरी अगर वन बाय वन कुछ लोगों को समझा सकें, आपकी प्रेयर क्या थी? मेरी प्रेयर उसमें ये थी कि जो सेव इंडिया फाउंडेशंस हैं और जो उनके एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करी जाए कि फंड रेज कहाँ से हो रहा है इतनी मैसिव जो है लिटिगेशंस के लिए, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे भी उन्होंने कुछ अपने बार कोड्स वगैरह जारी कर रखे हैं। तो वो तो चंदा ले रहा है प्रीत सिरोही। देखिए, चंदा ले रहे हैं, किस नाम से ले रहे हैं, सवाल तो ये है। जैसे कि आप एक अपना कंडक्ट दिखा रहे हो कि हम एक स्पेसिफिक रिलीजियस के स्ट्रक्चर को टूटवा रहे हैं, उसके लिए या उस पर एक्शन ले रहे हैं और आप हमें उसके लिए सपोर्ट करो। तो कानून की जो बारीकियां हैं उसके हिसाब से कौन से लॉज में ये इलीगल है? देखिए, सबसे पहले तो वो काम ही इलीगल है, किसी धार्मिक स्थलों को टुटवाना ही इलीगल है। तो आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोहिबिट करता है वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे साबित करने वाले थे आप कि वो धार्मिक स्थल, मुस्लिम धार्मिक स्थल को ही टारगेट कर रहा है? वो तो कोर्ट में ही जो उनके केसेस फाइल हुए हैं, पीआईएल हुए हैं, उसमें सब मस्जिद, दरगाहें, सब कुछ हैं। वो सब कुछ उन्होंने जो है उसमें खुद ही मेंशन कर रखा है कि हर केस उनका रिलेटेड है मस्जिद दरगाह से। फेसबुक पर वो केस डालने से पहले फेसबुक पर अपडेट करते हैं, ट्विटर पे अपडेट करते हैं कि मैं फला मस्जिद के लिए जा रहा हूँ, इसको टुटवाने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, मैं इस दरगाह के लिए जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें वो फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे, सब पे खुद अपडेट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, कि अगर आपको लगता है कि मैं खानगाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान को ही टारगेट करता हूँ तो हाँ मैं करता हूँ, है ना? यही वो बात वीडियो भी हमने कोर्ट में लगाई है। अच्छा, वो वीडियो भी हमने कोर्ट को दी। तो कोर्ट ने उसमें यही कहा कि जो ये सब चीज़ों का आपका कंसर्न है उसके लिए आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पहले अप्रोच करें, एक कंप्लेंट फाइल करें, अथॉरिटी क्या करती है उसमें देखें, फिर उसके बाद अगर से नहीं होता तो फिर कोर्ट में। बाकी दरगाह फैसलाई कॉम्प्लेक्स के जो मैटर रिलेटेड है उसके लिए हमें जो है जो पेंडिंग पिटीशन है उसमें 110 की एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो मैं ये मान के चलूँ कि जो आपकी पिटीशन थी, पीआईएल थी, वो दरगाह फैज़ इलाही के मामले से हटकर इसको ऐसा कहा जाए कि प्रीत सिरोही के जो कंडक्ट है, जो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ध्यान में रखते हुए सिर्फ उसी के इर्द गिर्द पीआईएल लगा रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपने ये कोशिश की थी। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, मेरे जो पेटिशन थी वो सिर्फ प्रीत सिंह सिरोही या सेव इंडिया फाउंडेशन के लिए नहीं थी। उन जैसे जितने भी लोग हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि मैं उनको इतना बता सकूं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कामरान भाई आपसे कि आप अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? आप क्या सोचते हैं, लड़ाई आप लेके जाएंगे या आप मन में हार मान चुके हैं? देखिए, हार तो मैंने मानना सीखा नहीं है। पहले सबसे पहले हमें जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है हम उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे कि जो पेंडिंग पिटीशन है उसमें 110 की एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर से उसमें कोर्ट हमें एंटरटेन नहीं करती है, कोई और चीज़ आती है जो देखी जाएगी उस सर्कमस्टांसिस पर, कि अगर से वो चैलेंजेबल होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएंगे। और जहाँ तक बात रही कि जो ये फंडिंग्स वगैरह के ये
ये जो अदर एसोसिएट्स या सेव इंडिया फाउंडेशन के लिए, उसके लिए भी हम जो है अभी लीगल कंसल्ट करेंगे इसमें क्या अप्रोप्रिएट हम कर सकते हैं। पहले अथॉरिटी के पास अप्रोच करके, अदरवाइज दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे। कमेटी के लिए क्या मैसेज है आपका? कमेटी का कहाँ आपको कोई शिकायत है कमेटी से या नहीं? बस इतना क्लियर कर दीजिए मुझे। देखिए, शिकायतें तो बहुत सारी हैं कमेटी से। हम्म, अगर से कमेटी अपना काम ढंग से टाइम से कर लेती तो आज मुझ जैसे एक रेसिडेंट को उठ के दिल्ली हाई कोर्ट पे लेके नहीं जाना पड़ता। अगर से वो टाइम से सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर लेती और सुप्रीम कोर्ट को चीज़ें बताते कि हमें बिना सुने ये ऑर्डर हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम पे जो है स्टे कर सकता था और हाई कोर्ट में वापस भेजता केस कि आप पहले कमेटी को और वक्फ बोर्ड को सुने, उसके बाद फैसला दें। तो ना तो ये डेमोलेशन होता, ना ये जो राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना ये होती, ना ही इतने लोग जेसी में जाते, जुडिशल कस्टडी में जाते, और जो लोग अभी अपने घरों से हटे हुए ना ही वो लोग अपने घर पार छोड़ते। अगर से कमेटी अपना काम ढंग से करती तो आज ये सब सिचुएशन होती ही नहीं। कमेटी अपने मैटर्स के लिए, मैंने तो कई रिकॉर्ड्स कमेटी के कोर्ट में चेक करें कि कोई और पहले भी कई केसेस चल रहे थे। कोर्ट ने अगर से कमेटी को कोई ऑर्डर दिया कि आप ये काम करें, तो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए बहुत फौरी तौर पे कमेटी ने एक्शन लिया। पर दरगाह फैजलाई के मामले में इतना सोते रही है, समझ से हमारी तो बाहर है कि वो क्यों सोते रही है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपके साथ आने वाले वक्त में कुछ लोग सामने आए आपको हेल्प करने के लिए कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, या आपको इसके पीछे, इस पीआईएल के पीछे किसी ने आपको हेल्प की हो, या आपके साथ मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वो वाली कंडीशन है, या उन लोगों को जो क्रेडिट खोर है, जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? देखिए, बात क्रेडिट की नहीं है, बात है काम की। देश में कोई चीज़ गलत हो रही है, देश में एक चीज़ बॉयल करने की कोशिश करी जा रही है, उसके पीछे प्रोपेगेंडा या पर्पस क्या है, कोई जो है राजनीतिक जो है बेनिफिट लेने की कोशिश हो रही है, या कोई आगे कुछ और चीज़ प्लान्ड हो रही है, वो सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए तो बस ये है कि जो लोग इसमें काम कर सकते हैं वो अच्छे लोग काम करें, इसको रोकने ज़रूरी है इन सब सिचुएशन को। हम अक्सर एक चीज़ और देखते हैं, ये तो सेव इंडिया फाउंडेशन का एक अलग मैटर है कि आए दिन रोड्स पर कुछ चीज़ें होती हैं, कभी किसी को मॉब लिंचिंग हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वो सब ये सब एक ही पार्ट है। ये जितने लोग अपने दिमाग में नफरत बिठा के बैठे इन हैं, सब पे रोक लगनी इन चाहिए। सब पे रोक लगनी चाहिए। और इसका जरिया और कोर्ट है। बिल्कुल है, कोर्ट ही है। इसका जरिया कोर्ट है नहीं, इसका जरिया ही कोर्ट है। कोर्ट के अलावा इन चीज़ों पे अंकुश कोई नहीं लगा सकता। सिर्फ कोर्ट ही है जहाँ से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके सामने कुछ चीज़ें आज साफ़ हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी के साथ रखने की। उन लोगों की भी सलाम जो इस चैनल पर आना चाहते हैं, उन लोगों को भी सलाम जो इस चैनल से परहेज़ करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सच की लड़ाई इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स लड़ रहा है तो कम से कम पीछे रह के दुआ दे दीजिए, नहीं तो उल्टी सीधी बात तो दुनिया करती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई तो है जो सच के साथ खड़ा होकर आगे जाता है, आगे जाकर लड़ता है, पीआईएल डालता है और चीज़ों को कोशिश करने की, ठीक करने की कोशिश करता है। कमी सिर्फ एक शय में है जिसमें कोई कमी नहीं है, वो है अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान। बाकी कोई ऐसा आदमी ला के दीजिए जिसके अंदर कोई, जिसने गुनाह ना किया हो, तो उसके जूते में मैं पानी पीऊँगा। कमी हम सब में है। खुदा है जो प्योरेस्ट फॉर्म है, ऊपर वाला ईश्वर है जो प्योरेस्ट फॉर्म है। आज इस शख्स ने जो किया वो पीआईएल लगाकर इसने ये साबित किया कि छोटे से छोटा इंसान अगर कुछ ठान ले तो कुछ कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं इंसाफ हो, इंसाफ मिले। कमेटी को भी हम ये डिस्क्लेमर देते हैं कि कमेटी अगर चाहे तो इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात रख सकती है। बहुत इज्जत के साथ मैं उनकी बात सुनूंगा और आप सबको सुनाऊंगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी बात साफ गोही से रहे, मेरे अंदर पॉलिटिक्स करने का या छीछा लीदर करने का या पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करने का जो सामने वाले को पता लग जाए, ये नहीं है। मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ और बहुत सिंपल तरीके से अपनी अपनी पत्रकारिता को आगे रखता हूँ। कामरान जैसे लोगों को, पुरानी दिल्ली में जो लोग हैं, कामरान एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए, कामरान एक जज्बा है उन लोगों के लिए जिसने कानून के ज़रिए कानून का रास्ता अपनाया इन सब चीज़ों को रोकने का।
तो वही बात है कि ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। आपसे माफ़ी चाहता हूं अगर कोई इंटरप्शन हुई हो मेरे मुंह से। हर एक इंसान से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिसको अगर मेरी बात हर्ट हुई हो। हमारे चैनल का मकसद आपको हर्ट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, दुख पहुंचाना नहीं है। हमारे चैनल का मकसद है कि आप जागें, सच को पहचानें, सच को समझें, एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे का साथ जब आप देंगे तो चीज़ें बहुत छोटी नज़र आएंगी। ये चैनल कामरान को भी उतनी ही तरजीह देता है जितना प्रीत सिरोही को। प्रीत सिरोही के अलावा हर एक इंसान को, खास हर एक उस इंसान को जो इस चैनल के ज़रिए अपनी बात रखने की कोशिश करता है। किसी भी अच्छे खासे चैनल के पास प्रीत सिरोही नहीं आके बैठा। वो आपके चैनल के पास सिर्फ इसलिए आके बैठा कि उसको मालूम है कि उसके सामने जो पत्रकार बैठा है वो जाहिल नहीं है, वो बकवास करने वाला पत्रकार नहीं है। उसने इसलिए हमसे बात की और आपके चैनल पर वो आया। आपकी ये हिम्मत है, आप सबकी वो हिम्मत है कि जिसने इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स को इस कगार पे खड़ा कर दिया कि इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स चाहे तो रिस्पेक्टेडली बड़े सम्मान के साथ एक दिन नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू करेगा, राहुल गांधी का भी इंटरव्यू करेगा। क्योंकि इस चैनल के लिए जितना ज़रूरी कामरान है उतना ही ज़रूरी अर्श पे बैठा वो शख्स जो हम सबको चला रहा है। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन किए। फिर से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को अगर कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन सच यही है कि सच का साथ देना बड़ा मुश्किल है। अकेला इंसान हो जाता है, लेकिन कामरान जैसे लोग हैं जो यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके सामने सारी बातें रख रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, आपका अपना वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए।